हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर पूर्ण समर्पित हो चुका है। यहाँ पर हम आपके ध्ये आईएएस की टेस्ट को लगा रहे हैं। यूपी आरओ की ध्ये आईएएस की टेस्ट लग रही है और आज का जो पेपर होगा हमारा फुल टेस्ट होने वाला है, जिसमें फुल टेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी पूरे 140 क्वेश्चन हम जीएस में भी हम बात की जाए तो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चनों को कवर करने की पूरी कोशिश जो है करेंगे। तो ये टेस्ट नंबर 3 है नई सीरीज का ध्ये आईएएस का, और यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात करेंगे। हिंदी की सेपरेट हमारी प्लेलिस्ट है, तो हिंदी के हम अलग ही सेपरेट बात करते हैं, लेकिन दिखा देंगे आप लोगों को कि ये वहां पर लगेगी या नहीं लगेगी। खैर, शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, लेकिन जल्दी से आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग जब मोटिवेशन देते हो तो और भी काम करने में मजा आता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसको आप लोग ज्वाइन कर चुके हो बहुत सारे लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा, बाकी हम बात आगे कर लेंगे। पहले आज क्वेश्चन पर बात करेंगे। बावन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत किस में वर्णित है? तो 52 अवतार के जो 3 पग हैं उन पगों का प्राचीनतम स्रोत की बात कर रहा है, किस में वर्णित है? हम कहेंगे ऋग्वेद में वर्णित है। बहुत छोटा और प्यारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित है, बस इतना ही क्वेश्चन है। एक तरफ सैंधव स्थल है और एक तरफ वर्तमान स्थिति है। कौन सा सैंधव स्थल किस वर्तमान स्थिति पर स्थित है? जैसे हम बात करें यहाँ पर धौलावीरा, धौलावीरा की बात की जाए तो यह गुजरात राज्य में है। बनावली की बात करें तो हरियाणा राज्य में है। कालीबंगन की बात करें तो यह राजस्थान में है, और रोपड़ आपका पंजाब में है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सही रहेगा वो सी वाला रहेगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक तरफ ऋग्वेदिक नदी है और वर्तमान नाम है, और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा गलत है। जैसे वितस्ता का झेलम नाम था, बिल्कुल करेक्ट है। अस्कनी का भाई रावी नहीं था, अस्कनी का नाम क्या था? चेनाब नाम था, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। शतुद्री का शतलज नाम था, ये भी करेक्ट है। शदानीरा का गंडक नाम था, ये भी आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि चेदी महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? भाई चेदी महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति के बाद बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यह स्थित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश हैं श्रावस्ती में दिए गए थे। कहाँ पर दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए गए थे। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव की संधि किससे की थी? भाई अंग्रेजों ने सुरजी अर्जन गांव की जो संधि की थी किससे की थी? बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट, ये छठवां यहाँ जाएगा, सॉरी। तरमासरन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत पर हुआ था? तो तरमासरन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत पर? अगर हम बात करें तो आप दिल्ली सल्तनत का कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आक्रमण जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है। कौन सा सुम्मिलित नहीं? एक तरफ जैन तीर्थंकर है और एक तरफ प्रतीक चिन्ह है। जैसे कौन सा गलत है बात करें यहाँ पर हम, तो अजितनाथ की बात करें गज प्रतीक चिन्ह था, करेक्ट है। शंभोनाथ का, भाई शंभोनाथ की प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वानर तो नहीं था, क्या था? अश्वशाप, मतलब कि घोड़ा था, ध्यान रखिएगा, घोड़ा था, तो आपका बी ऑप्शन गलत है। अरिष्ट नेमी का शंख था और पार्श्वनाथ का सर्प था, ये तीनों आपके करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनकी कुछ घटनाएं हैं घटित हुई थी, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें 1799 में की गई थी। मंगलौर की संधि की बात करें तो 1784 में हुई थी। मद्रास की संधि की बात की जाए तो आपकी 1769 में की गई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो 1792 में की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको डेट लिख दी है, तो आप बाकी याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में विलय किए गए राज्यों का कौन सा यहाँ पर सूची 1 और 2 से मिलन है? मतलब कि विलय किए गए राज्य हैं और उनका वर्ष है, कौन सा यहाँ पर सही मिलान है? जैसे हम बात करें यहाँ पर नागपुर कब मिला था? तो 1854 में विलय किया गया था। झांसी का 1853 में विलय किया गया था। सतारा का 1848 में विलय किया गया था, और हम कहेंगे बघाट का 1850 में। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये मिलाने के लिए ही आते हैं, तो इसलिए याद भी रखना है। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जन गांव की संधि किससे की थी? तो अंग्रेजों ने 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि की थी, किससे की थी? तो सिंधिया से की थी, ध्यान रखिएगा, किससे? सिंधिया से संधि की थी। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है, ये कर्क रेखा जा रही है, भारत की मानक समय है, ये जो काट रही है किस जगह पर काटती है? हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक अपडेट है, क्या अपडेट है? छोटा सा अपडेट है लेकिन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, थोड़ा सुन लीजिए, काम में आएगा। ऐप आ चुका है अपना ही, नट लर्निंग ऐप नाम से, यूपीएससी नट नाम से। क्या नाम से?
चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है? यूपीएससी नट नाम है। अब इस पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, 23 पीडीएफ के साथ मिलता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बायोलॉजी सब मिलता है। साथ में यूपी जी की भी और करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा सामान्य हिंदी के क्विक नोट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स माध्यम से लॉन्च कर दिए हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आने की ज्यादा उम्मीद है। इसको भी आप लोग देख लेना, ज्वाइन कर सकते हो। 81 84 टेस्ट के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज आ चुकी है आरओ की, और 1 जुलाई से हमारी यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज आ रही है। 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में भी आरओ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन कर लो, जिसमें से आपको क्विक रिवीजन नोट्स जो है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ दोनों एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी नट, या तो लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, लिंक से भी कर सकते हो, या पे सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट नाम से। खैर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये जूम आउट हो गया। ठीक है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? हम कहेंगे कुट्टानाडु है। क्या है? कुट्टानाडु है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और यह कहां पर है? केरल राज्य में स्थित है। भूपेन हजारिका पुल, जिसे हम ढोला सदिया सेतु कहते हैं, यह किस नदी पर स्थित है? तो भूपेन हजारिका जो पुल है, जिसे ढोला सदिया सेतु कहते हैं, किस नदी पर है? यह नदी का नाम है लोहित नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में कौन अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना है, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश में से एक नहीं है। कौन सी नहीं है? बाकी 3 तो होंगी। दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में है, हिरोंग जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल में है, तवांग जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल में है। लेकिन दोआंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह नागालैंड राज्य में। कहां पर है? नागालैंड राज्य में है। तो हम कहेंगे हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, मतलब कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? कथनों पर विचार कर देते हैं। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम जो अवधि है 12 मिनट की होती है। भाई पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है, अगर हम बात करें जो मैक्सिमम है, अधिकतम 7 मिनट 32 सेकंड तक होता है। तो ऑप्शन केवल आपका ए वाला रहेगा, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहां पर है? भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र की बात कर रहा है, हैदराबाद राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे खारा जल निकाय डॉन जुआन तालाब कहां है? तो सबसे खारा जल निकाय की बात कर रहा है, और वो भी डॉन जुआन तालाब है, वह कहां पर है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा अंटार्कटिका पर स्थित है। कहां पर है? अंटार्कटिका पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। सबसे खारा जल पृथ्वी का यही मिलता है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी का जो प्रवेश है, हम कहेंगे शिपकीला दर्रे से होता है। किससे होता है? शिपकीला दर्रे से होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक तरफ झील है और एक तरफ अवस्थिति है। जैसे बात करें रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है। हमीरसर झील की बात करें राजस्थान में है। क्या ये राजस्थान में? नहीं भाई, तो ये कहां पर है? ये गुजरात राज्य में, ध्यान रखिएगा। हमीरसर झील की बात की जाए तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, तो बी ऑप्शन गलत है। चंदूवी झील आपकी असम में है, करेक्ट है, और अंचार झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित लोहे अयस्क के खनन क्षेत्रों में कौन झारखंड में स्थित है? तो लोहे अयस्क का खनन क्षेत्र है, लेकिन पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा है, तो हम झारखंड में कहेंगे यहाँ पर नोवा मंडी है। कौन सा है? नोवा मंडी आपका झारखंड राज्य में स्थित है। ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है? भाई ध्रुव तारा की बात कर रहा है, किस तारामंडल का सदस्य है? तो ध्रुव तारा की बात करें तो यह लिटिल डिपर का सदस्य है। किसका? लिटिल डिपर का सदस्य है, जिसे हम उर्सा माइनर का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा माइनर भी कहते हैं, लिख के बता देता हूं, उर्सा माइनर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, है ना, यही बात कर रहा है। तो हम कहेंगे न्यायिक समीक्षा है, संसदीय प्रणाली है, समत्व का सिद्धांत है। तो हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा, क्योंकि सभी सदस्य आपके संविधान की मूल संरचना के तहत देखे जाते हैं। क्योतो होलाहन मामला 1993 किस मामले के रूप में चर्चित था? तो क्योतो होलाहन मामला जो 1993 में हुआ था, यह मामला कैसे संबंधित था? दल बदल मामले के रूप में यह सम्मिलित था। किसमें? दल बदल मामले के रूप में इसमें सम्मिलित था या चर्चा में बना हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चलिए बात करते हैं, बात करें संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है। भाई संसदीय व्यवस्था जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है, ये क्या सही है? ऑप्शन में भाई विरुद्ध है। क्या है? विरुद्ध है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिषेध करती है, तो केवल आपका ऑप्शन जो है दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ प्रशासनिक सुधार आयोग है और इनकी स्थापना वर्ष है। जैसे बात करें हम राजमन्नार 1969 में करेक्ट है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में ये भी करेक्ट है। सरकारिया आयोग 1983 में ये भी करेक्ट है। पूंछी आयोग, भाई पूंछी आयोग 2010 में नहीं, पूंछी आयोग आपका 2007 से संबंधित है। ऑप्शन जो है वो डी वाला आपका गलत था, मैंने बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अगर अमल करना होता है किस विधायन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 253 के तहत आता है, 253 के तहत जो है आपका देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन बिहार आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य के रूप में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की थी? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए आपकी की गई थी भाई स्थापना किस वर्ष? तो वर्ष की बात किया है तो 1 मार्च 2002 को स्थापना की गई थी। पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की बात करें कहाँ पर अवस्थित है? तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे पूछा जाए तो दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि कभी कभी नाम क्षेत्र के आ जाते हैं, तो दार्जिलिंग क्षेत्र में कहेंगे हम स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात आता है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भाई डायनासोर का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, धार में। अब ये धार कहां पर है? धार मध्य प्रदेश राज्य में है, वहीं पर आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विपणन मतलब कि मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात यहाँ पर की जा रही है। सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? सर्वाधिक फसली जो है रैपसीड और सरसों के लिए की गई है, आपको 25-26 के लिए याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है? कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन भी देखना है। अगर बात करें सत्य कथन की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, मतलब अमेरिका में है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई थी? भाई मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की बात कर रहा है, कब हुई थी? तो हम कहेंगे 2016 में हुई थी, है ना। 2016 में MPC की आप कह सकते हो, 2016 में इसकी मौद्रिक नीति समिति की स्थापना को किया गया था। अक्टूबर 2024 में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष अक्टूबर 2024 में ही नियुक्त किया गया। कैसे किया गया है? तो हम कहेंगे जो आपका है विजया राहटकर को किया गया है। किसको? विजया राहटकर को किया गया। 9वें अध्यक्ष के रूप में पदभार जो है संभाला है। 20 अक्टूबर 2024 को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया है? भाई प्लेयर ऑफ द मैच की बात हो रही है तो अमेलिया केरे को घोषित किया गया है। किसको? अमेलिया केरे को घोषित किया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा नहीं लगता है, कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट। जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीपल कोर्सेज वहां लॉन्च हो चुके हैं, एक बार जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपको समझ में खुद आने लगेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त जो कथन है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित कौन कौन से करते हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन प्रदर्शित करते हैं बात करें अगर हम, तो कठोर संविधान करता है, बिल्कुल ठीक है। शक्तियों का विभाजन करता है, बिल्कुल ठीक है। आपका संविधान की सर्वोच्चता भी करता है, ये भी ठीक है। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को बात कर रहा है, संघीय विशेषता को 1, 3, 5 सही है। हमारा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें एकात्मक व्यवस्था को, तो सशक्त केंद्र, एकल संविधान, है ना, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत न्यायपालिका, ये सभी आपके कैसी हैं? एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राजसूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगी है और राजसूची के मामलों पर संसद ने कोई विषय बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन कानून आपातकाल समाप्त हो गया, तो कब तक प्रभावी रह सकता है? तो हम कहेंगे 6 माह तक प्रभावी रहेगा। कितना? 6 माह तक, 6 मंथ तक जो है प्रभावी रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति अपनी क्षमतान की शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमतान की शक्ति के तहत किसी दंड मतलब कि मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है। किसके तहत? तो हम कहेंगे प्रतिलंबन के तहत। कौन सा? प्रतिलंबन के तहत लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बात करते हैं सत्य कथन कौन सा है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत बढ़ लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। अरे भाई सलाह तो लेनी पड़ेगी ना, तो एक और दो सही है, बल्कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है, उसको क्या कहते हैं? भाई उसको कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं उसको? मूल क्षेत्राधिकार उसको हम कहते हैं। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? राज्यपाल राज्य विधान परिषद में किसी क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है। तो किस क्षेत्र में नामित नहीं कर सकता है? हम कहेंगे पर्यावरण में। किसमें? पर्यावरण। जबकि समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य में कर सकता है, पर्यावरण में संबंध नहीं है। यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता का मामला उठे तो उसका फैसला कौन लेगा? वही उसका फैसला जो है विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। और कौन लेगा? क्योंकि विधानसभा का मामला है, राज्यपाल या राष्ट्रपति थोड़ी ना लेगा, विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता? तो भारतीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं कराता है? हम कहेंगे मेयर का नहीं कराता है, जबकि सांसद का, राष्ट्रपति का, विधायक का तो कौन कराता है? राष्ट्रपति जो है, सॉरी, भारतीय चुनाव आयोग जो है कराता है ना। राष्ट्रपति का कराता है, सांसद कराएगा, विधायक का कराएगा, लेकिन आपका यहाँ पर मेयर का नहीं कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्डी लबक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? वही वर्डी लबक की बात कर रहा है। शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो हम कहेंगे रोडोप्लास्ट है। कौन है? रोडोप्लास्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्या है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होती है। अगर पूछा जाए कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? भाई बुकर पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है? ऑप्शन रहेगा हमारा सामंथा हार्वे को दिया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार किसे दिया गया? तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे श्रीपथ को दिया गया है। किसको? श्रीपथ को दिया गया है। भारत जैन पहल किससे संबंधित है? भारत जैन पहल की बात करें किससे संबंधित है, तो हम भारत जैन पहल की बात करें, यह सरकार द्वारा समर्थित पहली जनरेटिव एआई, मतलब कि भारत सरकार द्वारा समर्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मल्टी मॉडल वृहद भाषा पहल है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि ओनिरोलॉजी कौन सा है? ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? हम कहेंगे सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका? जो ड्रीम्स होते हैं उन ड्रीम्स का यहाँ पर किया जाता है, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है किया जाता है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय की बात कर रहा है, हम कहेंगे मुंबई में है। इस देश की सहायता से भारत के पहले परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर की स्थापना की गई थी। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं तारापुर महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना भारत के पहले परमाणु विद्युत संयंत्र था जो कि महाराष्ट्र में है तारापुर, और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? हम कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सहयोग से की गई थी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इनमें से कथन जो है सही है। विचार कर लेते हैं। दुर्गपट्टी का पाठ जो है दाएं आलिंद एवं दाएं निलंद के बीच होता है, भाई गलत है। त्रिवनली का पाठ जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है, तो यार ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में त्रिवलनी का पाठ होता है। क्या कह रहा है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या होता है? त्रिवलनी का पाठ होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात की जाए कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दुर्गपट्टी का पाठ होता है, तो ऊपर नीचे अगर मिला दोगे तो सही हो जाएगा। तो इसलिए ना तो पहला सही है, ना ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है दूसरा वाला करेक्ट है। बैगनी क्रांति का उद्देश्य क्या है? भाई इंपोर्टेंट, बैगनी क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो लेवेंडर की कृषि में कृषकों की आय को बढ़ाना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी दर क्या है? भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर जीएसटी टैक्स पूछ रहा है कितना है, या जीएसटी रेट कितना लगता है? तो हम कहेंगे जो जीएसटी है इलेक्ट्रिक वाहनों पर वो हमारा 5% लगता है। कितना? 5% जो है अभी वर्तमान में लगता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किससे होता है? तो प्राकृतिक अनिषेक जनन की बात करें किस में होता है? हम कहेंगे मधुमक्खी में होता है। प्रजाति नस्ल है और जानवर है, कौन सा प्रजाति नस्ल किस जानवर से संबंधित है? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो भदावरी की बात किया तो भैंस से संबंधित है। मेरिनो की बात किया तो भेड़ से संबंधित है। अरे एक मिनट,
भदावरी की बात किया है तो किससे संबंधित है, तो यह भैंस से संबंधित है। मेरिनो की बात करें तो भेड़ से संबंधित है। पश्मीना की बात करें तो बकरी से संबंधित है। और अंगोरा की बात करें तो खरगोश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला है, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन से कथन यहाँ पर सही है। विचार करते हैं और कथन की बात करते हैं। ठोस में सियानता नहीं होती है, क्या कह रहा है, ठोस में सियानता जो है नहीं होती है, करेक्ट है। द्रवों में सियानता ताप बढ़ने से बढ़ती है। अब भाई द्रवों में सियानता ताप बढ़ने से घटती है, क्या होती है, घटती है, तो दूसरा गलत है। गैसों में सियानता ताप बढ़ने पर घटती है, अरे भाई बढ़ती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन आपका पहला सही है, हम कहेंगे सी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों में कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हम कहेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होते हैं, संतुलन, जल को संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाएगा। किसका, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा एनिलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है। एनिलिडा जंतुओं के संघ में कौन सम्मिलित है, यहाँ पर बात कर रहा है, तो हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सम्मिलित है। तो एक तो आपका जोंग सम्मिलित है, दूसरा आपका केंचुआ सम्मिलित है। केकड़ा, कन खजूरा, मधुमक्खी ये सम्मिलित नहीं है, जबकि जोंक एवं केंचुआ सम्मिलित है आपका एनिलिडा संघ में। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बात करें, अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोपों से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, करेक्ट है। कारण कहता है कि एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड अधिकांश पराबैंगनी विकिरण पर प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। सभी प्रोटीन में पाया जाता है, सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है, अगर बात करें तो हम कहेंगे सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो बादरायण का ब्रह्मसूत्र जो है किस दर्शन का मूल ग्रंथ है, तो ऑप्शन रहेगा आपका वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। किसका, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ संस्थापक है, कौन सा राजवंश के संस्थापक सम्मिलित है। जैसे बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर आपका भाई यूसुफ आदिल शाह सम्मिलित है। अहमदनगर की बात की जाए तो अहमदनगर आपका मलिक अहमद सम्मिलित रहेगा। गोलकुंडा की बात करें कुली कुतुब शाह सम्मिलित है और बीदर की बात करें तो अमीर अली बरी से सम्मिलित है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस बकरी की नस्ल को दूध की रानी की उपमा दी गई है। एक बकरी की ऐसी नस्ल है जिसको दूध की रानी की उपमा दी गई है, आपका ऑप्शन रहेगा सानीन की उपमा, सानीन बकरी को। किसकी, सानीन की बकरी की नस्ल को दूध की रानी की उपमा जो है वो दी गई है। आलू में अगेती झुलसा रोग किसके कारण होता है। आलू में अगेती झुलसा रोग हो जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता हो सकता है कि अगेती झुलसा रोग किससे संबंधित है, तो आलू संबंधित है, लेकिन किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे अल्टेरिया सोलेनाई कवक से संबंधित है। किससे, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई कवक से संबंधित है, इसलिए आपके आलू में अगेती झुलसा रोग जो है हो जाता है। मक्का में श्वेत कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है। मक्का है, अब मक्का में श्वेत कलिका रोग होता है, लेकिन किसकी कमी से होता है, ऑप्शन रहेगा जिंक की कमी से हो जाता है। किसकी, जिंक की कमी से जो है हो जाता है। गिरिराज किस फसलों में किसकी एक उन्नत किस्म है। तो गिरिराज निम्न फसलों में किसकी एक उन्नत किस्म है, तो गिरिराज की बात करें सरसों की एक फसल है, क्या है, सरसों की एक किस्म है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात करें कब लॉन्च किया गया, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। और यह केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको क्या किया था, लॉन्च जो है किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में भी रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन यहाँ पर या कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भूनीर पोर्टल का उद्देश्य भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता, स्थिरता सुनिश्चित करना है, करेक्ट। भूनीर पोर्टल को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया है, हमारा ये भी करेक्ट है, दोनों सही रहेंगे तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक की बात अंतर्निहित है। एक ऐसा प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है, तो हम प्रोटोकॉल की बात करें, प्रोटोकॉल आपका जेनेवा प्रोटोकॉल है। कौन सा जेनेवा प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों को इस्तेमाल की रोक की बात जो है की गई है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कहां पर है भाई, दूसरा तितली केंद्र है, कौन सा है, दूसरा तितली विविधता केंद्र, और ये कहां पर स्थित है, हम कहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, भाई भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा रॉबर्ट ब्रिशफुट को कहा जाता है। किसको, रॉबर्ट ब्रिशफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक जो है कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति कौन सी है, सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात कर रहा है भारत की, कौन सी है, आहार ताम्र पाषाणिक संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट आपकी कह सकते हो संस्कृति में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों में मध्यम नगर कहाँ मिलता है, तो मध्यम नगर की बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में कहां पर मिलता है, हम कहेंगे धौलावीरा में। धौलावीरा में जो है आपका मध्यम नगर मिलता है, क्योंकि इस नगर को ज्यामितीय योजना में 3 भागों में जो विभाजित है किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरद ऋतु के सूर्य की भांति बताया गया। ऐसा अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम का जिसमें कुमारगुप्त को शरद ऋतु के सूर्य की भांति बताया गया। आपका अभिलेख वहां कौन सा रहेगा, अभिलेख की बात करें तो अभिलेख आपका रहेगा तुमेन अभिलेख। कौन सा रहेगा, तुमेन अभिलेख में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुशम्मन बुर्ज नामक भवन किस एक के द्वारा बनवाया गया था, तो मुशम्मन बुर्ज नामक जो भवन है किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल काल में की गई है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में की गई है सबसे अधिक पुस्तकों की रचना, लेकिन किस मुगल काल में, तो हम कहेंगे जो मुगल काल रहे हैं वो औरंगजेब रहे हैं। कौन रहे, औरंगजेब रहेंगे, बड़ा कट्टर रहा था। और ये शासक और क्षेत्र है, कौन सा शासक के क्षेत्र से संबंधित है, जैसे गेहड़वाल की बात किया है तो कन्नौज संबंधित है, परमार की बात किया है तो मालवा संबंधित है, चौहान की बात किया है तो आपका अजमेर संबंधित है, और सैन की बात करें तो बंगाल संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य का रचित नहीं है, तो विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है, इनमें से कौन सी रचित नहीं है, तो जामवंती कल्याण मंडप रचित है, मनुचरितम भी रचित है, अमुक्त माल्याद भी रचित है। प्रबोध चंदोदय की बात करें, प्रबोध चंदोदय की रचना जो है कृष्ण मिश्रा ने की है, किसने की है, कृष्ण मिश्रा जी के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये चंदेल राजपूत वंश से संबंधित है, किससे, राजपूत वंश से संबंधित है, चंदेलों से। तो ऑप्शन जो रहेगा वो डी वाला यहाँ पर गलत था, वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बेताल देओल मंदिर कहाँ पर है, तो बेताल देओल मंदिर की बात कर रहे हैं, इसकी स्थिति कहाँ पर है, हम कहेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है, तो भाई प्रागैतिहासिक काल में स्रोत सामग्री में क्या नहीं था, जीवाश्म में हाथ की कुल्हाड़ी या अस्थिपंजर, लेकिन मृदभांड उससे संबंधित है ही नहीं, तो हम कहेंगे मृदभांड जो है ऑप्शन में यहाँ पर जो है संबंधित नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, ऑप्शन में रहेगा जो हमारा बाघ परियोजना है 1987-88 में शामिल किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात किया कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के है लखीमपुर खीरी जिले में है। कहां पर है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित रामगंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रामगंगा नदी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका उद्गम जो है हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, करेक्ट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, ये भी सही है। कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ये भी ठीक है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो चौथा वाला लिखा है सभी कथन सही है, हमारा डी ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस धार्मिक समूह की आबादी अपरिवर्तित रही है। कौन सी धार्मिक समूह की आबादी अपरिवर्तित रही है, तो जैनों की आबादी जो है अपरिवर्तित रही है, जबकि सिख हिंदू बौद्धों की आबादी में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगति का वाहक है, वंशानुगति का वाहक कौन सा है, तो बात करें यहाँ पर गुणसूत्र जो होता है, क्या होता है, गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, गुणसूत्र जो है वंशानुगति के वाहक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित इनमें से कौन सा है, जैसे बात करें नेविल मैक्सवेल इंडिया चाइना वॉर संबंधित है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, तो अब बाकी ऑप्शन जो गलत है वो छोड़ ही देते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे सौरमंडल के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे सौरमंडल के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। शनि ग्रह का जो घनत्व जल
शनि ग्रह का जो घनत्व है जल के घनत्व से भी कम है, करेक्ट है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, बिल्कुल ठीक है, इस समय 150 से ज्यादा दिखने को मिल रही हैं। अधिकतर छोटे ग्रह कूपर या कीपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है, जो कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। भारत के महानतम विद्वान नरेशों में से महाराज भोज किस वंश से संबंधित है? महाराज भोज की बात कर रहा है तो यह परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? परमार वंश से संबंधित है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण की बात करें तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण को करवाया गया था। महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वर्णित मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी का शासक कौन था? तो महाकाव्य शिल्पाधिकारम है और यह मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी के बारे में बता रहा है, लेकिन वहां का शासक उस समय कौन था? तो बात करें नेडोंजेलियन वहां का शासक था। सूची 1 और सूची 2 है, रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। कौन सी रचना किस रचनाकार से संबंधित है इसकी बात करें। किताब उल यामनी की बात किया है तो उत्बी से संबंधित है। किताब उल हिंद की बात करें अलबरूनी से संबंधित है। तारीख ए शबुक्तुगीन की बात करें तो विहाकी संबंधित है और शाहीनामा की बात करें फिरदौसी संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश की कहाँ का गवर्नर था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है वो इल्तुतमिश था, हालांकि दामाद भी था, लेकिन वह उस समय कहाँ का गवर्नर था? तो हम कहेंगे बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी समाचार पत्र भारत मित्र के प्रथम संपादक कौन है? हिंदी समाचार पत्र है भारत मित्र और इसके संपादक की बात कर रहा है कौन है? तो हम कहेंगे हरमुकुंद शास्त्री जी हैं। हरमुकुंद शास्त्री जी भारत मित्र हिंदी समाचार पत्र के फाउंडर या समाचार पत्र के संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को एक काल क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे रामनगर की लड़ाई की बात करें, रामनगर की लड़ाई की बात किया तो नवंबर 1848 संबंधित है। नवंबर 1848 ठीक है। भैरववाल की संधि की बात किया तो भैरववाल की जो संधि है दिसंबर 1846 संबंधित है। सबराव की लड़ाई की बात किया है तो सबराव की लड़ाई जो है फरवरी 1846 संबंधित है। और हम बात करें लाहौर की संधि आपकी मार्च 1846 संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो सी वाला रहेगा। पहले नंबर पर तीसरा है, फिर आपका दूसरा रहेगा, मतलब चौथा वाला, फिर आपका दूसरा वाला, फिर आपका पहला वाला। तो ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से टमाटर की उन्नत किस्म कौन सी है? भाई टमाटर की उन्नत किस्म की बात कर रहा है, कौन सी है इनमें से? तो हम कहेंगे काशी अभिमान। कौन सी है? काशी अभिमान एक टमाटर की किस्म है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेपियर घास के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन सत्य है? नेपियर घास के बारे में विचार करना है। इसकी खेती किसान किसी भी मौसम में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक बार लगाने पर कम से कम 5 वर्षों तक पशुओं को चारा प्रदान करता है, करेक्ट है। हाथी घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीनों ही सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है वाला सी वाला करेक्ट रहेगा। तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। गेहूं का सेहू रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का सेहू रोग की बात करें किसके कारण होगा? तो हम कहेंगे सूत्रकृमि के कारण होता है। किसके? सूत्रकृमि के कारण आपका गेहूं का सेहू रोग जो है वो किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन की बात कर रहा है, कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जो आपका है, विश्व बैंक जो है आपका विश्व विकास रिपोर्ट की प्रकाशन जो है करता है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? विचार करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 18 अक्टूबर 1946 को क्यूबेक में की गई थी, करेक्ट है। FAO का मुख्य लक्ष्य कृषि के विकास के साथ साथ भूख एवं खाद्य सुरक्षा उन्मूलन, यद्यपि उसमें कुपोषण उन्मूलन शामिल नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात किया तो FAO का मुख्य लक्ष्य ही कुपोषण को उन्मूलन करना है। क्या है? कुपोषण को उन्मूलन करना है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल आपका ऑप्शन जो है पहला वाला यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भौतिक राशि है और एक इकाई का मात्रक है। तो यहाँ पर एक गलत है, 3 सही है। कौन से? तरंगदैर्घ्य की बात करें तो एंगस्ट्रॉम, ठीक है। विकिरण फ्लक्स की वाट, ठीक है। आवेग की न्यूटन सेकंड, ये भी ठीक है। ऊष्मा की, भाई ऊष्मा का मात्रक की बात करें तो सेल्सियस थोड़ा ना होगा, कैलोरी होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कैलोरी होता है। तो मतलब डी वाला गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, विकिरण फ्लक्स और आवेग जो है आपका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? भाई ट्राइबोलॉजी की बात किया है तो घर्षण, स्नेहन और घिसाव से संबंधित है। ट्राइबोलॉजी जो है आपकी घर्षण, स्नेहन और घिसाव के अध्ययन से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर सी वाले पे टिक लगा देना है। निम्न में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण माणिक्य मतलब कि रूबी लाल एवं गुलाबी दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति के कारण? तो हमारा रहेगा क्रोमियम की उपस्थिति के कारण। किसकी? क्रोमियम की उपस्थिति के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है। विचार कर लेते हैं, सही ऑप्शन देखते हैं। रेबीज एक जोनोटिक या जूनोसिस बीमारी है, बिल्कुल ठीक है। रेबीज एक वायरल बीमारी है, मनुष्यों सहित स्तनधारियों के केंद्रीय तंत्र को भी प्रभावित करती है, करेक्ट है। रेबीज किससे होता है, दोनों कथन सही है। रेबीज जो होता है वो डॉग से होता है, किससे होता है, डॉग से होता है, जिसको वैक्सीनेशन वगैरह अगर नहीं होती है तो रेबीज से बीमारी हो जाती है। अत्यंत संक्रामक विषाणु रोग रानीखेत से कौन सा संक्रमित होता है। तो अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है रानीखेत, यह कौन सा संक्रमित होता है, गेहूं, सीसम, मुर्गियां, सुअर। तो हम कहेंगे इसमें से आपका मुर्गियां जो है रानीखेत से जो है संक्रमित जो है हो जाती हैं, और यह विषाणु जनित बीमारी है। एक तरफ संस्था है और एक तरफ मुख्यालय, कौन सा संस्था के मुख्यालय सम्मिलित है। रेड क्रॉस की बात करें जिनेवा संबंधित है। यूएनईपी की बात किया, यूएनईपी की नॉरेबी है। और विश्व वन्यजीव कोष की बात किया है तो आपकी इंग्लैंड है। और हम बात करें आयुषीएन की तो मार्गस है। ऑप्शन जो रहेगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, बताइए। चलिए विचार कर लेते हैं और सत्य कथन ढूंढते हैं। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। यह दक्षिण पठार का हिस्सा है, तो दोनों ही कथन सही है, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट कथन हो जाएगा। और बड़ा ही छोटा क्वेश्चन था, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे मैथ रीजनिंग मैथ रीजनिंग की अलग क्लासेस वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आपको पता होगा। तो मैथ रीजनिंग के हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए, बाकी अपने 121 से फिर से जीएस के लगा रहे हैं। 19 बे G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा यहाँ पर उत्तर जो है सही है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ और रीजनिंग हमारे चैनल पर नहीं लग रहा है, मैथ रीजनिंग की अलग क्लासेस लग रही है वीडियो को, तो उसके माध्यम से मैथ रीजनिंग हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन यही सब होते हैं, बस उनको अलग एक पीडीएफ में बना के कवर करते हैं। 19वीं G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में माध्यम विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए तो हम बात करेंगे, एक मिनट ठीक है, ओके। तो यहां पर बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट का बात की करें तो नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का जो आयोजन है रियो डी जेनेरो मतलब कि ब्राजील में संपन्न हुआ, करेक्ट है ना, ब्राजील में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। अरे भाई, इसका प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पीएम ने किया था, ना कि विदेश मंत्री ने, तो गलत हो गया। दूसरा, आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होगा, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। दिसंबर 2024 में मोल्डावो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया, बिल्कुल करेक्ट। मोल्डावो को आईएसए का 105वां सदस्य जो है बनाया गया है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है, तो दोनों कथन सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की दिसंबर 2024 में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 मतलब कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। तो इन चारों में एक शामिल नहीं है, 3 शामिल हैं। 100 सूची में कौन शामिल नहीं है उसकी बात ही करें तो निर्मला सीतारमण शामिल है, रोशनी नाडार मल्होत्रा भी शामिल है, किरण मजूमदार 100 भी शामिल है, इंदिरा न्यूरी शामिल नहीं है। तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2024 में बाकू मतलब अजरबैजान की राजधानी में संपन्न हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 के दौरान किस देश के द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह कहेंगे हम संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा घोषणा की स्थापना को किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसकी बात भी करते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 में मैक्सिको में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिलविग ने यह प्रतियोगिता जीत ली है, यह भी सही है। भारत की तरफ से रिया सिन्हा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, यह भी करेक्ट है। तो तीनों ही सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का पर्यटन सलाहकार एवं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम कहेंगे सोनू सूद को बनाया गया है। किसको बनाया है? सोनू सूद को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर थाईलैंड का। नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो खाद्य सुरक्षा का शिखर सम्मेलन हुआ है, और यह कहां पर हुआ था? तो हम कहेंगे आपका आबू धाबी मतलब कि UAE में हुआ था। कहां पर हुआ था? UAE में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। अब बात कर रहा है कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए गलत क्वेश्चन को हम ढूंढ लेते हैं, कौन सा गलत है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया।
तो भाई ये सही है गलत है? भाई ये तो क्या है, सही है। 1 मिनट, सही है, नहीं ये गलत है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा, ये भी ठीक है। तो पूछा है गलत कौन सा है, हम कहेंगे भाई पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यह जो सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन प्रतिशत सूचकांक है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत रहेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो वो सही ही है। नेक्स्ट आता है नवंबर 2024 में के संजय मूर्ति ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया है? के संजय मूर्ति ने कौन सा पदभार ग्रहण किया हुआ है? हम कहेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजे का पद को संभाला है। दिसंबर 2024 में शांति निशस्त्रीकरण विकास में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए किन्हें वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के लिए सम्मान की घोषणा की गई है? तो यह कौन व्यक्ति है? तो ये मिशेल बैचलेट व्यक्ति हैं। व्यक्ति और नियुक्ति है, कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति कौन से संबंधित है? जैसे संजय मल्होत्रा की बात करें, 26वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं, बिल्कुल ठीक है। हरमीत ढिल्लो की बात की है तो यह सहायक अटॉर्नी जनरल यूएसए के बने हैं, ये भी ठीक है। फ्रेंकोइस बायरू की बात की है तो फ्रेंकोइस बायरू प्रधानमंत्री बने फ्रांस के, ये भी करेक्ट है। नेदम्बो नदी तवा की बात किया तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए वाला रहेगा क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई थी, इसका संबंध बताइए कौन सा यहाँ पर सही है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, इस संबंध में ऑप्शन कौन कौन सही है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, करेक्ट। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में माधव गाडगिल को इस वर्ष अवार्ड हेतु चुना गया है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो 1, 2, सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर नवंबर 2024 में संपन्न हुआ 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो COP29 के बारे में, इस सम्मेलन का जो आयोजन है बाकू अजरबैजान में हुआ, करेक्ट है। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2050 तक नेट जीरो को उत्सर्जन प्राप्त करना है, ये भी ठीक है। 30वां सम्मेलन COP30 की आयोजन जो है ब्राजील में किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजन किया गया है? तो 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना का जो आयोजन है कहां पर किया गया है? हम कहेंगे इराक में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दिसंबर 2024 में संपन्न स्लिनेक्स भी बोलते हैं 2024 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका जो आयोजन है भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है, करेक्ट है। इसका आयोजन भारत के विशाखापत्तनम में किया गया, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दिसंबर 2024 में किस देश की सेना के द्वारा ध्वनि की गति से कई गुना अधिक तेज गति 5 मीच से अधिक डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित किया गया है? तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे यूएसए ने इसको क्या किया, विकसित किया हुआ है। दिसंबर 2024 में किस देश ने एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई? तो भारत का नहीं है, ये किसी और देश का, मतलब कि विदेश का है। अब कौन सी कंट्री का इसकी बात करें तो हम कहेंगे जॉर्जिया में। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया में एक रेस्तरां में, मतलब कि रेस्टोरेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ, वहां पर 11 भारतीयों की मौत जो है हो चुकी है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले जाए। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में 18वें चितवन हाथी और पलटन महोत्सव का जो आयोजन किया गया है? तो 18वें चितवन हाथी और पलटन महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो हम कहेंगे नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिसंबर 2024 में अमेरिकन जनरल वॉल स्ट्रीट के द्वारा किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है? हम कहेंगे मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, एमपी को। बहुत बढ़िया बात है, एमपी को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किन हवाई अड्डों में से कौन सा एक भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? भाई शून्य कचरा, जीरो कचरा है ना, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा बन गया है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का बन गया है। इंदौर तो वैसे ही स्वच्छता के मामले में टॉप स्थान पर हासिल स्थान जो है रखता है। तो यहां से जो हमारे क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे। कहां से होंगे? हिंदी के होंगे 141 से, जैसे देख सकते हो शब्द पर्यायवाची है ना, तो ये हिंदी के होंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे, पूरे 60 क्वेश्चन हिंदी कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, हिंदी की वीडियो आई नोटिफिकेशन मिलता सही। साथ में हमारा ऐप भी जो आ चुका है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट, और यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज हैं, उन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।